आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 की सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें हम लोग रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले मैंने जो जनवरी 2018 में पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें जो है जीके जीएस और रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग अपना रीजनिंग का सेक्शन। और इसमें भी जो है ये जो आज पेपर जिसका मैं रीजनिंग का सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ, इसमें मैंने जो है जीके जीएस और हिंदी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। वो भी मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए रीजनिंग का सेक्शन आ चुका हम लोग का। यहाँ पर देखिए 57 नंबर तक मैथ है। इसके बाद फिर जो 58 नंबर से रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो 58 नंबर क्वेश्चन है एनोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए डॉक्टर का नर्स से क्या संबंध है, उसी प्रकार आपको बताना है। देखिए डॉक्टर और नर्स में जो है ये नर्स जो डॉक्टर की सहायक होती है, उसी प्रकार आप ऑप्शन बी में देखेंगे। मालिक और कर्मचारी का भी होता है संबंध। यहाँ पर जो मालिक और कर्मचारी जो होता है उसका सहायक होता है। पे मूव करते हैं जो दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 59 पर। यहाँ पर देखिए PQRS ऐसे लिखा गया है, फिर STU राइट से लेफ्ट लिखा गया है, LMN लेफ्ट से राइट लिखा गया है, और PQR के बाद STUV LMN, इसके बाद जो शुरू होगा OPQ से, और ये जो है राइट से लेफ्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आएगा QPO। देख लेते हैं किस ऑप्शन में QPO दिख रहा है। तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है QPO, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 दिया गया। यहाँ पर देखिए विकृत विज्ञान, क्षारस्म विज्ञान और हृदय रोग विज्ञान जो लिखा गया है। विकृत विज्ञान में जो है क्या किया जाता है, अब हम लोग यहाँ पर रोगों का निदान करते हैं और उपचार करते हैं। क्षारस्म विज्ञान में इसमें जो हम रोगों का निदान और उपचार जो है किरण के माध्यम से करते हैं, जैसे एक्सरे वगैरह होता है। और हृदय रोग विज्ञान में भी हम लोग हृदय के रोग का पता लगाकर उसको मतलब फिर उसका उपचार करते हैं। फिर इससे पूछ रहा कौन सा समूह जो इस कौन सा समूह वर्ग जो है इसका सदस्य हो सकता है। तो यहाँ पर जो प्राणी विज्ञान दिया गया है, ये प्राणी विज्ञान में भी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बता रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर एक जो है A1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, और 64 जो है ये 4 का क्यूब है। इसके बाद जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा वो 5 का क्यूब आपका आएगा। तो यहाँ पर 5 का क्यूब आएगा। 5 का क्यूब कितना होता है 125। 125 आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ पर कह रहा है लुप्त श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें, और उसके बाद जो है y माइनस एक्स का मान जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 25 और 26 के बीच में 1 का अंतर है, 26 और 28 के बीच में 2 का अंतर है, 28 और x के बीच में आप 3 का अंतर लीजिए। 3 ऐड करेंगे तो 31 आएगा। फिर 31 में 4 ऐड करेंगे तो 35 आया है, और 35 में आप 5 ऐड करेंगे तो 40 आएगा, और 40 में से अगर आप 31 घटा रहे हैं तो 9 आता है, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 9। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो। तो आप देख रहे हैं पहला जो जोड़ा है 32 3 का, 32 4, 32 12, 32 48 और 32 240 का। इसका मतलब जो है पहले 32 तो आएगा ही आएगा। फिर 32 के बाद जो है आप देखिए 3 4, फिर 12, 4 के बाद 12, फिर 48। तो यहाँ पर देखिए 4 का मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे और 12 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 48 आएगा। फिर 48 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 240 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 240 का मल्टीप्लाई आप 6 में करेंगे तो देखें कितना आता है। 240 का मल्टीप्लाई हम लोग 6 में कर लेते हैं। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14। देखिए यहाँ पर आ गया 1440, यानी कि 32 और 1440 का आपका आएगा 32। 1440 आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में, यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है। ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 165 यहाँ कह रहा है इस श्रृंखला में लुप्तपन का मान जो है आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो गिनती दी गई है 2, 4, 8, यानी कि इस बार जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर गिनती आएगी तो वो 16 ही आएगी। तो 16 तो सभी में दिया गया है, तो 16 देखने का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ABC, आप पीछे से देखिए तो ABC, DEF ऐसे लिखा गया है, और GHI, आई तक हो चुका है। अब आई के बाद क्या आता है, JKL, इस तरह लिखा जाएगा JKL, मतलब पीछे से आगे की तरफ। तो JKL आप पहले में देखेंगे, JKL तो आगे से पीछे की तरफ लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर बाएं से दाएं लिखा गया है, जबकि यहाँ पर जो पैटर्न आपको दिया गया है यहाँ दाएं से बाएं लिख रहा है। और दूसरे वाले में आप देखेंगे JKL, यहाँ पर दाएं से बाएं लिखा गया है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तीसरे वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पर MNO दिया है, ये आएगा ही नहीं। यहाँ पर भी MNO दिया है तो ये भी नहीं आएगा, चौथा भी नहीं आएगा, इससे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, यहाँ पर AIP, तो आई का जो आई और पी में कितने का डिफरेंस है, तो आई का होता है 9, पी का होता है 16, तो यहाँ पर 7 का अंतर है। देखिए 7 से आपको एक बात समझ में आ रही है, क्या पता यहाँ पर जो है विषम संख्याओं का डिफरेंस किया गया हो। तो हम लोग पहले जो है ए के बाद पहले विषम संख्या देखते हैं। तो ए में अगर आप 3 जोड़ेंगे, 3 अगर आप जोड़ते हैं तो 3 जोड़ेंगे तो आएगा 4, और 4 किसका होता है, डी का। तो ए के बाद डी और डी के बाद आई, तो यहाँ पर लिखा ही गया है। तो आई, अब यहाँ पर देखेंगे DI और आई का होता है 9, और 4 में अगर आप 5 जोड़े हैं तो 9 आएगा। फिर 9 में जो है 7 जोड़ा गया है, तभी तो पी आया है 16। और 16 में कितना जोड़ने पड़ेगा, आपको 9 जोड़ना पड़ेगा, और 16 9 कितना होता है 25, और 25 होता किसका है, वाई का। तो यानी कि आपका डी और वाई यही आएगा। देखते हैं DY किस ऑप्शन में दिया गया है, तो DY आपको जो पहले ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 67 यहाँ पर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है यक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में, यक्स जो है 15 किलोमीटर में, और फिर बाईं ओर जो है 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। फिर ये पहले यक्स जो है कोई है, तो ये 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहा है। 15 किलोमीटर ये उत्तर की तरफ गया, उत्तर का मतलब ऊपर होता है ये, तो ये उत्तर की तरफ गया 15 किलोमीटर। फिर उसके बाद ये बाईं ओर मुड़ता, बाईं ओर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये इधर मुड़ता है, फिर ये इधर मुड़ेगा। तो और इसके बाद इसने जो है 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। फिर अपने मूल स्थान पर पहुंचने के लिए कम से कम कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे कम डिस्टेंस होती है ये डायगोनल की होती है, तो आप इसको ऐसे निकालेंगे, ये वाली लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका मान आप निकालेंगे तो ये आएगा, सॉरी यहाँ पर 20 किलोमीटर है, बाएं तरफ वो 20 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर जब आप इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा। यहाँ पर देखिए आपको ट्रिपल रूल पता होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ पर 3 और 5 का मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पर 4 और 5 का मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर 5 और 5 का मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए 3 4 5 एक ट्रिपल होता है, तो 3 4 5 में 5 5 का सभी मल्टीप्लाई कर दिए तो 25 आपका आ गया है। बाकी आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए एक तरफ क्वेश्चन जो है अंग्रेजी में भी लिखा गया है, लेकिन मैं हिंदी वाला सॉल्व करा रही हूँ। अगर जिसको नहीं समझ में आता है हिंदी का तो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है इंग्लिश में, और जो है फिर मैं तो समझा रही हूँ, उतना तो समझ में आ ही जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर दिया गया है, 2 कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं। पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर यात्रा करती है, तो पहली जो कार है वो उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर यात्रा कर रही है, इधर जा रही है इस डायरेक्शन में। फिर उसके बाद जो है कहते हैं बाएं मुड़ती है, और आगे 8 किलोमीटर, बाई मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये मुड़ गई है, फिर ये 8 किलोमीटर जा रही है इधर। और दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ यात्रा करती है, यहाँ से इन लोग का मूल बिंदु है जहाँ से लोग चलते हैं। अब ये 5 किलोमीटर इधर जा रही है, दक्षिण की तरफ जाती है, और फिर दाएं तरफ मुड़ती है, तो क्लॉकवाइज मुड़ेगी, ये भी इधर ही मुड़ेगी पश्चिम की तरफ, क्लॉकवाइज होगा इसका, तो इधर मुड़ जाती है, और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करती है। अब उन दोनों कारों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो उन दोनों कारों के बीच में यही इतना तो डिस्टेंस है, और इतनी दूरी टोटल कितनी है, तो ये 15 किलोमीटर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, कह रहा है एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है,
एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करता है और बाएं मुड़ता है। आगे चलता है और आगे चलता है, लेकिन उसे यह ध्यान में आता है कि वह उस दिशा से विपरीत दिशा में है जिसमें उसे होना चाहिए था। फिर उसने पूर्व में चलकर शुरुआत की थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो पता चल रहा है कि उसने सबसे पहले जो है पूरब में चलना शुरू किया था, जबकि इस लाइन को यहाँ पर लिखना चाहिए था। यानी क्वेश्चन पूरा आपको पढ़ना पड़ा, तब जाकर आपको पता चला कि पहले उधर उसने किधर चलना शुरू किया था। अब यक्स यहाँ पर लिखना चाहिए था। यक्स जो है पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो यक्स जो है यहाँ से इधर पूरब की तरफ जो है 3 किलोमीटर चल रहा है और फिर दाएं मुड़ता है, यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ेगा। दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। 8 किलोमीटर की यात्रा करता है और बाएं मुड़ता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और आगे चलता है। लेकिन उसे जो है तभी ध्यान आता है कि उस दिशा से विपरीत दिशा में, यानी कि अब देखिए पूरब की तरफ जा रहा था बाएं मुड़कर, लेकिन उसको पता चलता है कि वो विपरीत दिशा में जा रहा है। इसका मतलब उसको पश्चिम जाना चाहिए था। तो वह दिशा जो है उसे किस दिशा में जाना है, तो उसे पश्चिम दिशा में जाना है, इस तरफ जाना था। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन से कितने क्वेश्चन है, ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 है। यक्स 5 किलोमीटर उत्तर यात्रा करता है, तो यक्स जो 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और आगे जो है 7 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो उत्तर की तरफ जा रहा, दाएं मुड़ेगा, यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ेगा और 7 किलोमीटर जाएगा। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर क्लॉकवाइज मुड़ेगा और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह किस दिशा में जा रहा है? वह जो है अभी इधर देखिए दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण की तरफ जा रहा है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन कैसे होते हैं, ये ऊपर है उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है और नीचे जो है दक्षिण है। ये दक्षिण है, ये पूरब है। क्वेश्चन नंबर 71 है। कह रहा नीचे एक कथन और उसके बाद निष्कर्ष, दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता है। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष, यदि कोई है, तो दिए गए कथन के अनुसरण करता है। कथन कह रहा है कंपनी ABC ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया। विपणन मतलब बेचना होता है। कि आगे बढ़ें, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। अब निष्कर्ष आपका कह रहा है उत्पादन की कीमत जरूर अधिक होगी, इसके बारे में कुछ आप कह नहीं सकते हैं। फिर निष्कर्ष 2 कह रहा है उत्पादन की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी। तो उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी होगी तभी तो कह रहा है। यदि आगे बढ़ें, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है, तो गुणवत्ता अच्छी होगी तभी तो वो कह रहा है। यानी कि निष्कर्ष जो है आपका यहाँ पर 2 ज़्यादा मजबूत है, और जिस चीज़ की गुणवत्ता अच्छी हो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो तो ये नहीं कहा जा सकता है। तो इससे आपका जो है निष्कर्ष यहाँ पर केवल 2 निकल रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। ये भी देखिए कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें भी जो कथन आपको दिया गया है वो आपको सत्य ही मानना होगा, चाहे वो भले मतलब आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। देख लेते हैं कथन क्या दिया गया है। कथन है, क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए? अब तर्क आपका क्या कह रहा है? नहीं। देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत हैं। और तर्क 2 कह रहा है, हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता है। हाँ, इन करों का जो उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर निगेटिव बात बोल दी गई है, कल्याण के लिए नहीं किया जाता है, तो ये तो आप नहीं कह सकते हैं। और जो पहला है ये तर्क नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए आय जो है अच्छे स्रोत हैं, तो ये सही है आपका। यानी कि तर्क जो है पहला सही है, यानी कि केवल आपका तर्क 1 जो है मजबूत है। आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है। ये भी वही क्वेश्चन है। इसमें आपको जो कथन को सत्य मानना होगा, भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। तो कथन देखिए क्या दिया गया है आपका, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए।
फिर कथन 2 कह रहा है आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह, संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। जैसे आपातकाल में मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये तो आपातकाल की स्थिति हुई। तो जैसे पुलिस अगर उसको पकड़ती, मतलब पुलिस उसको पाएगी, हॉस्पिटल ले जाएगी, तो कम से कम उसका अगर उसका रक्त समूह उसको पता है या फ़ोन नंबर पता है, तभी तो उसके घर पे फ़ोन कर पाएगी। और रक्त समूह पता है, मान लो उसको रक्त की ज़रूरत है, तो रक्त समूह पता है तो ब्लड प्रोवाइड करा सकती है। फिर देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है आगे निष्कर्ष में। निष्कर्ष है आपका, रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड पर उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि रक्त तब तक नहीं प्रदान किया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि रक्त का समूह तो पता भी लगाया जा सकता है। फिर यहाँ पर निष्कर्ष 2 कह रहा है किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फ़ोन नंबर नहीं भूलना चाहिए, तो ये तो गलत है। किसी भी परिस्थिति में किसी को अपना फ़ोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। क्या फ़ोन नंबर याद करना कोई बाध्यता थोड़ी ना यहाँ पर बताया गया है। फिर क्वेश्चन जो निष्कर्ष आपका 3 है, सॉरी शायद मैंने पहले क्वेश्चन बोल दिया है। फिर जो निष्कर्ष 3 है, किसी भी परिस्थिति में किसी को नहीं, निष्कर्ष 3 पढ़ना है। यदि चोट घातक है तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये सही है। ये निष्कर्ष 3 जो है आपका अनुसरण कर रहा है। मान लीजिए कि अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है पुलिस को। इससे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, जो कह रहा है CARAPINER शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए CARB, तो CARAB इसमें मिल गया आपको पहला वाला वर्ड। फिर उसके बाद 9 में NINE लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए 2 N नहीं है इसमें, CARABIN केवल एक बार आपको मिल रहा है, जबकि 9 में आपको 2 बार N दिख रहा है, इसलिए यही नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार नहीं है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कैसे आते हैं स्वर, जो है AEIOU। तो यहाँ पर पहले में देखिए जो एरियस लिखा गया है, तो AERIOU, तो AEIOU पहले वाले में दिख रहा है। मटेरियल में AEIOU दिख रहा है। और चौथे वाले में FACETIOU, तो यहाँ पर AEIOU, यहाँ पर भी स्वर जो है क्रम के अनुसार है। लेकिन यहाँ पर देखिए तीसरे वाले में आई पहले आ गया, जबकि स्वर अगर क्रम के अनुसार आप लिखेंगे तो ए पहले आएगा, ए के बाद ई आएगा, ई के बाद आई आएगा, आई के बाद ओ के बाद यू आएगा, AEIOU, जबकि यहाँ पर आई पहले आ गया है। इसलिए जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है, यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है। पक्षी चहचहाते हैं, चहचहाट पक्षी का है, तो भालू का क्या है। भालू का जो है ये गुड़गुड़ाहट होता है। बड़बड़ाना, बड़बड़ाते तो हम ही लोग हैं। मिमियाना, तो ये बकरी का जो होता है मिमियाहट। गुर्राना आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, यहाँ पर कह रहा उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर देखिए नहीं बनाया जा सकता है, नहीं पर भी विशेष फोकस करना है, क्योंकि अगर नहीं पर आप फोकस नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाता है जल्दबाजी में। यहाँ पर देखिए ये जो वर्ग दिया है इसका अपोजिट ये होगा और स्टार का अपोजिट ये वाला होगा, सॉरी स्टार का अपोजिट जो है वृत्त होगा। यहाँ पर जो स्टार है इसका अपोजिट ये होगा, और जो बिंदु दिया है बिंदु का अपोजिट ये होगा। अपोजिट का मतलब होता है अगर आप इसको एक डाइस में चेंज कर रहे हैं, एक घर में बना रहे हैं, तो अपोजिट जो है उसका उसके साथ नहीं आ सकता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ये कौन सा नहीं बनेगा। थोड़ा और छोटा करें ताकि सभी विकल्प जो है आ जाए। चलिए विकल्प ABCD सब दिखने लगे हैं आपको। तो यहाँ पर फिर देखिए अब इसके पहले वाले में हम लोग देखेंगे, तो इसका जो ये पाई खींचा गया है इसका अपोजिट जो है ये वर्ग है, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको। और यहाँ पर स्टार है, तो स्टार का अपोजिट O है, वृत्त वाला है, तो वृत्त भी नहीं दिख रहा आपको, यानी कि ये जो है बन जाएगा, ये बन जाएगा। दूसरा वाला देख लेते हैं, तो दूसरे वाले में भी देखिए ये वर्ग का अपोजिट जो है लाइन है, और स्टार का अपोजिट जो है वृत्त है, और इसका अपोजिट जो है बिंदु है, तो ये भी बन जाएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। और तीसरे वाले में देखिए जो है
यहाँ पर ओ है तो ओ का अपोजिट स्टार है, मतलब जो यहाँ वृत्त है उसका अपोजिट स्टार है, तो यहाँ पर स्टार नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर जो वर्ग है इसका अपोजिट लाइन है तो वो भी नहीं दिख रहा है आपको। और यहाँ पर जो ये 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है इसका अपोजिट जो है बिंदु है तो वो भी नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन फिर 4 में देखिए, यहाँ पर जो है वर्ग है और ये जो लाइन किया गया है आधे पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ आ गए हैं, जबकि अपोजिट एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते हैं, तो इससे ये ही नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 78 से 80 के प्रश्नों का जो उत्तर देने के लिए नीचे दी गई जानकारी को आप पढ़िए। यहाँ पर देखिए पासपोर्ट जारी करने के निम्नलिखित शर्तें दिए गए हैं। पहला जो है आवेदक का जन्म देश में होना चाहिए या उस देश के नागरिक के साथ विवाहबद्ध होना चाहिए, या तो उसका जन्म जो है इस देश में हुआ हो, या तो फिर अगर वो इस देश में नहीं जन्मा हो तो उसका जो है विवाह इस देश के नागरिक के साथ हुआ होना चाहिए। फिर जो है 2 कह रहा है आवेदक के पास नाम, पता और उम्र के साक्ष्य के लिए अद्वितीय पहचान पत्र होना चाहिए। ऑप्शन सी, यदि आवेदक नाबालिग है तो उसे 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये सी में कह रहा है कि यदि आवेदक नाबालिग है तो उसे 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र देना होगा। फिर और आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे डी में लिखा गया है 18 वर्ष से कम उम्र के जो है नाबालिग होंगे, अगर 18 उम्र से कम है उनकी आयु जो है 18 वर्ष से कम है अगर उनकी आयु तो वो नाबालिग होंगे। यदि व्यक्ति नाबालिग है तो उसे किसी एक पालक का पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। पालक मतलब उसके माता पिता या फिर कोई और हो सकता है। फिर ई में कह रहा है पासपोर्ट पुनः जारी करने हेतु आवेदक को पुराना पासपोर्ट जारी करना होगा। अगर उसको जैसे एक बार पहले उसका पासपोर्ट बना है फिर उस दोबारा जारी करवाना चाह रहा है तो उसको पुराना आवेदक जो पुराना पासपोर्ट है उसको जमा करना होगा। नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र जमा करना होगा। फिर उसके बाद कह रहा है हालांकि अगर आवेदक इसे छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है तो जो है एक क्या कह रहा है ए में उपरोक्त ए में जो आपका दिया गया था, यदि आवेदक देश के बाहर पैदा हुआ है तो आवेदक पासपोर्ट प्रबंध विभाग को भेजा जाता है। अगर वो देश के बाहर पैदा हुआ है और उसका विवाह भी भारत में नहीं हुआ है, या मतलब भारत नहीं उस देश में नहीं हुआ है जहाँ पर उसको पासपोर्ट जारी करवाना है, तो उसे जो है प्रबंध विभाग के पास भेजा जाएगा। फिर जो है इसके बाद और क्या कह रहा है, इसके बाद यहाँ पर 2 कह रहा है जो सी में दिया गया था, यहाँ पर सी उपरोक्त में यदि आवेदक ने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण नहीं की है, वहाँ पर कह रहा था कि कक्षा 12वीं का जो है प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, तो आवेदन पासपोर्ट प्रबंध विभाग को भेजा जाता है। फिर तीसरे वर्ग में कह रहा है ई उपरोक्त जो वहाँ पर ऊपर ई दिया गया था, यदि पुराना पासपोर्ट खो गया है तो आवेदक को नया मामला समझा जाएगा। फिर क्या लिख रहा है नीचे दिए गए इन मानदंडों और जानकारी के आधार पर प्रत्येक मामले में कार्रवाई का निर्णय लें, आप कुछ भी अपने आप से मान नहीं सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पहला क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है 15 वर्षीय विजय का जन्म देश में हुआ है, उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र है, होना चाहिए, ये जरूरी है। उसने कक्षा 12वीं की परीक्षा जो है उत्तीर्ण नहीं की है और उसके पास उसका पुराना पासपोर्ट है। केवल उसकी माँ के पास अद्वितीय पहचान पत्र है परंतु पिता के पास नहीं है क्योंकि पिता का जन्म उस देश में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए केवल एक किसी और का अद्वितीय पहचान पत्र प्रस्तुत करना था तो उसके माँ के पास है और उसके पास देखिए पुराना पासपोर्ट भी है, तो वो पुराना पासपोर्ट अपना जमा करके नया पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। और उसकी माँ के पास अद्वितीय पासपोर्ट भी है, उसकी माँ के पास जो अद्वितीय पहचान पत्र है, क्योंकि ये जो है अभी नाबालिग है, तो उसमें लिखा गया था कि अगर नाबालिग है और 12वीं का मतलब उत्तीर्ण भी नहीं है तो किसी अपने जो पालक का अद्वितीय पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पर इसमें लगभग सभी रूल्स फॉलो हो रहे हैं।
तो यहाँ पर इसको पासपोर्ट दे दिया जाएगा, विजय को जो है पासपोर्ट दे दिया जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 21 वर्षीय सैम का विवाह रीता से हुआ है। देखिए ये बालिग है, पहला शर्त ही पूरा कर रहा है। इसका विवाह रीता से हुआ है जो देश की नागरिक है। अब रीता देश की नागरिक है और सैम का विवाह उससे हुआ, तो दूसरा वाला भी रूल ये फॉलो कर रहा है। फिर उसके पास नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र है, ये भी है, उसमें लिखा गया था नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र जमा करना होगा, तो शपथ पत्र भी है। उसके पास दोनों अर्थात उसका तथा उसकी पत्नी का अद्वितीय पहचान पत्र है। तो इसने सभी रूल्स फॉलो किए हैं, इससे इसका पासपोर्ट दे दिया जाएगा। ऑप्शन ए इसमें राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। 80 में कह रहा है सीमा का पुराना पासपोर्ट खो गया है। अब देखिए वहाँ पर क्या लिखा था, अगर पुराना पासपोर्ट खो जाता है तो उसको नया मामला समझा जाएगा, है ना। अब फिर इसके बाद कह रहा है वह 75 वर्ष की है, उसका जन्म देश के बाहर हुआ है तथा उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र नहीं है। यहाँ पर देखिए उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र भी नहीं है, उसका जन्म देश के बाहर भी हुआ है, उसने 10वीं तक की पढ़ाई की है और उसके पास जो शपथ पत्र है, उसके पास केवल और केवल यहाँ पर शपथ पत्र है और वो 75 वर्ष की है। यहाँ पर केवल ये दो रूल्स फॉलो कर पा रही है और उसका पासपोर्ट खो गया तो इसको नया मामला समझा जाएगा। लेकिन उसका जन्म जो है देश के बाहर है, यानी कि उसका देश के बाहर अगर कह रहा था जन्म हुआ है तो विवाह जो है उस देश में उसका होना चाहिए। तो यहाँ पर आंकड़े अपर्याप्त हैं क्योंकि विवाह वाला आंकड़ा यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि आंकड़े जो है अपर्याप्त हैं। पासपोर्ट तो जारी नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन ए। इसलिए अगर पासपोर्ट को रद्द किया जाए, वहाँ पर रद्द करने की कोई बात ही नहीं कही गई थी, इसलिए ये भी गलत है। और मुख्य कार्यालय को भेजा जाए तो ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है। यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पैटर्न प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इंग्लिश वाले में सॉल्यूशन देखेंगे क्योंकि यहाँ पर जिस बच्चे का पेपर है उसने कुछ इसमें बना दिया है इमेज। तो यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज है ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। पहले देखिए त्रिभुज यहाँ पर था, फिर इसने क्लॉकवाइज मूव करके यहाँ पर आ गया, फिर क्लॉकवाइज मूव करके यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब इस बार ये इस कोने पर आ जाएगा, इसमें जो है इस कोने पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस बार ये इस तरह से ही बनेगा, त्रिभुज इस तरह से बनेगा। देख लेते हैं इस तरह से त्रिभुज किस में बना हुआ है। तो पहले वाले में तो देखिए नहीं बना है, त्रिभुज इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो पहले में तो ऊपर बन गया है इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरे में बना है त्रिभुज लेकिन दूसरी तरह से बन गया, जबकि इसको इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से, और इसमें दूसरी तरह बन गया है। और तीसरे वाले में, चौथे वाले में देखिए आपको त्रिभुज यहाँ पर बन गया है, जबकि त्रिभुज इस वाले कोने पर होना चाहिए था। यहाँ पर सी वाले में देखिए त्रिभुज सही बना हुआ है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 को आप खुद से ही सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिए क्वेश्चन को, पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि इसमें बताइए न्यूनतम कितनी रेखाएं हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग गिन लेते हैं। देखिए एक रेखा, ये दूसरी 2, फिर ये वाली 3 है, ये वाली 3 है, फिर इधर से देखिए 4 ये वाली हो गई, ये 5 हो गई और ये वाली जो है 6 हो गई। फिर ये देखिए ये जो लंबी वाली रेखा है ये वाली, ये 7 हो गई। फिर ये जो यहाँ से यहाँ तक की एक रेखा है 8 और यहाँ से यहाँ तक की एक रेखा है 9, और फिर एक 10 और एक 11, टोटल इस फिगर में 11 रेखाएं दी गई, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, ये दर्पण का क्वेश्चन है, दर्पण 26 में बतानी है। तो यहाँ पर देखिए यह मैंने एक दर्पण रखा गया। अब देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज को आप पकड़िए, जो यहाँ पर ये त्रिभुज बना हुआ है, तो त्रिभुज फिर ये तो ऐसे त्रिभुज बन जाएगा। अगर आप दर्पण में देखेंगे तो त्रिभुज कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसमें जो दर्पण अगर इस साइड लगा होता है, दर्पण में पहली बात तो त्रिभुज बिल्कुल अपोजिट नहीं होता, इसमें केवल पार्श्व अपोजिट होता है। पार्श्व जैसे लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है तो उसको ही पार्श्व कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पहले वाले में तो त्रिभुज को बिल्कुल इन्होंने अपोजिट कर दिया है, ऊपर से नीचे ही बना दिया त्रिभुज को। दूसरे वाले में देखिए इसमें भी बिल्कुल अपोजिट ही बना दिया है।
और तीसरे वाले में देखिए तो तीसरे वाले में इन्होंने त्रिभुज को सही बनाया है और चौथे वाले में भी इन्होंने तो चौथे वाले में कोई परिवर्तन ही नहीं किया है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ये सभी गलत हो जाएंगे, केवल तीसरा आपका सही होगा। एलिमिनेशन रूल से अगर आप दर्पण का क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 दिया गया है, ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, आप इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 86 से यहाँ पर कह रहा है कि उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा। ये डिक्शनरी के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए प्री 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 पी आर ई सभी में पहले दिख रहा है, तो पी आर ई के बाद देखिए वी पहले वाले में आ रहा, दूसरे में टी आ रहा, तीसरे में वी आ रहा है और चौथे में भी टी आ रहा है, यानी कि टी वाला आएगा पहले, वी वाला तो नहीं आएगा। टी और वी बाद में ही आता है टी के, इसलिए पहला और तीसरा नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर टी के बाद ई दिया गया है दूसरे वाले में, और इसमें जो है टी के बाद टी ही दे दिया गया है, तो यहाँ पर टी के बाद ई आएगा, ना कि टी के बाद टी आ जाएगा। तो यानी कि ये जो आपका प्रीटेंस लिखा गया ये सबसे पहले आएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द जो है चुनना है और श्रेणी को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर देखिए रेटिना है, नेशनल है, एल्जेब्रा है, रेडिएटर है। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक इन्होंने लगाया है, तो रेटिना में देखिए एन से ख़त्म हो रहा रेटिना का शब्द जो है, और दूसरा वाला शब्द एन से शुरू हो रहा, नेशनल लिख दिया गया है। फिर ये ए एल पे ख़त्म हो रहा है, तो दूसरा एल्जेब्रा लिख दिया गया ए एल से शुरू करके। तो ये देखिए आर ए पर ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पर रेडिएटर लिख दिया गया है, यानी कि ये रेडिएटर जो है ओ आर पर ख़त्म हो रहा है, तो यानी कि ओ आर से आपका नेक्स्ट वाला शब्द शुरू होगा, तो ओ आर से ऑर्डनरी लिखा गया है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए नीचे दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो यहाँ पर देखिए डी ई एफ यहाँ पर राइट से लेफ्ट लिखा गया है, फिर एच आई जे लेफ्ट से राइट है, फिर एल एम एन यहाँ पर राइट से लेफ्ट लिखा गया है, फिर यहाँ पर लेफ्ट पी क्यू आर ये लेफ्ट से राइट लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर देखिए टी यू वी ये राइट से लेफ्ट लिखा गया, यानी कि इस बार जो आएगा वो लेफ्ट से राइट लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा टी यू वी, यहाँ पर देखिए डी ई एफ फिर जी गायब है, फिर एच आई जे लिखा गया है, एच आई जे फिर के गायब है, फिर एल एम एन लिखा गया, यानी कि एक एक शब्द बीच में गायब हो गया है, तो वी आया है डब्लू नहीं आएगा, फिर यानी कि एक्स वाई जेड जो है लेफ्ट से राइट लिखा जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है दी गई श्रेणी में से एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। अब यहाँ पर देखिए ई दिया गया है, लास्ट में 2 एफ दिए गए हैं, फिर उसके बाद दूसरे वाले में देखिए एफ तो लास्ट वाला अपने ही स्थान पर है, लेकिन जो दूसरा वाला एफ था उसने एक स्थान जो है लेफ्ट मूव कर गया है, और फिर तीसरे वाले में भी देखिए एक जो एफ है वो तो अपने स्थान पर ही बना हुआ है, लेकिन एक एफ जो है वो मूव कर रहा है लेफ्ट एक एक अक्षर जो है एक एक अंक को पहले आ जा रहा है। अब उसी प्रकार देखिए अब यहाँ पर देखिए 3 ई पहले हैं, लास्ट वाले में देखिए 3 ई पहले हैं उसके बाद एफ है, यानी कि और एक लास्ट में तो एफ रहेगा ही रहेगा, यानी कि एक लास्ट में एफ आएगा और फिर जो है आगे 2 ई लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद एफ लिखा जाएगा, फिर उसके बाद बीच में सब ई लिखे जाएंगे, जो भी लिखना है जितने भी ई होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका लास्ट में अच्छा यहाँ पर ई की संख्या भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए वाले में भी सेम वही पैटर्न है, केवल बीच में जो है ई की संख्या में कमी कर दी गई है। यहाँ पर देखिए पहला गलत हो जाएगा क्योंकि बीच में ई जो है एक कम है, और दूसरे वाले में देखिए तो दूसरे वाले में लास्ट में एफ होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ई बना दिया गया है, इसलिए ये गलत है। और चौथे वाले में एफ को देखिए यहाँ पर रख दिया गया है, जबकि एफ के पहले केवल 2 ही ई आना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।